आइए दोस्तों, कल हमने विज्ञान में ये देखा, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जान पाए हम। क्या रासायनिक अभिक्रिया होती है, क्या रासायनिक अभिक्रिया के गुण क्या होते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया होने पर क्या क्या परिवर्तन हो सकता है। ठीक है। और रासायनिक अभिक्रिया को किस तरीके से लिख सकते हैं, समीकरण रूप में और एक शब्द समीकरण में किस तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा बताया था हमने, रासायनिक समीकरण में लिख सकते हैं। रासायनिक समीकरण क्या क्या होता है, किस तरीके से होता है, क्या परिवर्तन हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें बताई। अभी आज हम जान पाएंगे तो इस बारे में कि रासायनिक अभिक्रिया को, जो रासायनिक अभिक्रिया लिख देते हैं हम सूत्र रूप में, किसी भी तत्व का सूत्र होता है, सूत्र रूप में हम समीकरण लिख देते हैं और वो संतुलित नहीं होता है, तो उसको किस तरीके से संतुलित करेंगे, उसको संतुलित करना सीखेंगे आज हम। ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको कि क्या होती है रासायनिक प्रक्रिया। तो मैंने बता ही दिया है, और इसकी मतलब इसके परमाणुओं में कुछ अंतर आता है कि नहीं आता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ आज। ठीक है। देखिए, आइए पहले हम पता लगाते हैं, जैसे इसको बताता हूँ मैं पहले। विज्ञान हम पढ़ेंगे कक्षा 10। ठीक है। कक्षा 10 का ये विज्ञान है, और इसमें सबसे पहले आज पढ़ रहे हैं हम रासायनिक क्रियाओं को संतुलित करना। लिखते हैं रासायनिक ये आज पढ़ रहे हैं हम। ठीक है। देखो, इसमें क्या होता है कि जब भी हम रासायनिक अभिक्रिया संतुलित करते हैं तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होता है। इसमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या था, ये मैं बता देता हूँ। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है, द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और ना ही उसका विनाश होता है। द्रव्यमान जितना भी होता है उतना ही रहता है। हो सकता उसका स्थानांतरण होता रहता है, स्थानांतरण होता रहता है, लेकिन उसका ये नहीं है कि अभी यहाँ पे द्रव्यमान कुछ और है, वहाँ कुछ और है, या फिर टोटल जब अब किसी भी अभिक्रिया में टोटल द्रव्यमान करेंगे तो कोई अभिक्रिया करने से पहले कुछ था और किसी दूसरी अभिक्रिया होने पर कुछ है, ऐसा नहीं है। द्रव्यमान सेम रहता है। ठीक है। तो इसको मैं बता रहा था कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होता है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने पर। अगर इसको थोड़ा हिंदी रूपांतरण रूप में, जैसे ये मौखिक के लिए मैंने बताया है, हिंदी रूपांतरण तौर पर मैं इसे लिख रहा हूँ, और आप भी इसका नोट बना सकते हैं। ठीक है। लिखेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम एक मिनट। वीडियो में थोड़ी गलती हो रही। गलती क्या, लाइट जल गई, ऑफ हो गई मोबाइल की। मैं लाइट जलाने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ अच्छा दिख रहा होगा। ठीक है। बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। देखो, द्रव्यमान संरक्षण का नियम बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये राइट कर देता हूँ यहाँ पे, क्या होगा इसका। नियम किसी भी
रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश। ठीक है, इसमें एक और बात लिख देता हूँ, रासायनिक अभिक्रिया के पहले, जैसे एक बीच में तीर का निशान होता है, उसके इधर होती है, और इसके तीर के निशान से होता है, यानी दायां पक्ष और बाएं पक्ष। जो बायां पक्ष होता है उससे रासायनिक अभिक्रिया के पहले भाग को, ठीक है, पहले भाग को अभिकारक एवं रासायनिक अभिक्रिया के पीछे वाले भाग को, यानी कि दाएं पक्ष को, उसके पश्चात उत्पाद, ठीक है, प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। ये मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बता दिया कि क्या इसमें क्या कारक होता है, क्या उत्पाद होता है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। इसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई ज़्यादा टेंशन नहीं होगी। ठीक है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने का नियम है। रासायनिक अभिक्रिया को किस तरीके से संतुलित किया जाता है। ठीक है, इसका बहुत बड़ा रूप दे रखा है बुक में, अगर आप देख पाओगे तो बहुत बड़ा है। हालांकि उस तरीके का हम नहीं करेंगे, हमें एक छोटा और आसान तरीका निकालने की कोशिश करेंगे। वही मैंने आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक छोटा और बेहतरीन तरीका निकल के आए। ठीक है, तो अभी एक देखते हैं जो ये लिखा है हमने, इस पे एक उदाहरण लेके देखते हैं। जैसे Fe+H2O, इसे चेंज इनटू कहते हैं, परिवर्तन होता है। यहाँ से तीर का जो निशान होता है, परिवर्तन। Fe3O4+H2, ठीक है, ये है। तो इसको देखते हैं, ये वाला हिस्सा है पूरा अभिकारक, ये पूरा हिस्सा है उत्पादक भी कह सकते हैं, उत्पादक तो नहीं कहेंगे, उत्पाद ही होता है। और ये अभिकारक। अभिकारक की तरफ इसने कहा इसके पश्चात प्रत्येक तत्व, यानी ये तत्व हाइड्रोजन ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। किसकी तरफ? अभिकारक भी की तरफ जो तत्व है उनके परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। उत्पाद जो है इस जो भी तत्व है इधर भी परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। ठीक है, ये सब कुछ बराबर होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये सारा कुछ तुम्हारी समझ में बहुत बेहतरीन तरीके से आ रहा होगा। ठीक है, तो आगे इसे करते हैं। देखो, इसे समझा देता हूँ। इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, अब इसको किस तरीके से संतुलित करेंगे। सबसे बड़ी बात है इसमें, और ज़्यादा मैं बात नहीं बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसे संतुलित कैसे करेंगे? इसमें परमाणुओं की जो संख्या है, जैसे यह है, ठीक है, इसमें परमाणु कितने, यहाँ पे 1 2 3 ऐसे कुछ नहीं है। ठीक है, तो Fe के कितने हैं? Fe यहाँ पर केवल Fe के परमाणु हैं। यहाँ लिख लेते हैं 1। हाइड्रोजन कितना है? 2 लगा हुआ है यहाँ पर। तो हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं यहाँ पर? 2।
ऑक्सीजन यहाँ लगा हुआ है, ऑक्सीजन के आगे 1 2 3 कुछ नहीं लगा हुआ है, एक और जहाँ पे कुछ नहीं हुआ एक तो मानते ही हैं हम, जैसे यहाँ एक बना है तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? एक, ऑक्सीजन का एक है। इधर Fe के कितने परमाणु हैं? इधर 3, इधर ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 4, इधर हाइड्रोजन के परमाणु हैं 2। ठीक है। अभी इस रासायनिक विक्रिया को संतुलित करने पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। लेकिन इसमें क्या हुआ कि ये यहाँ इन दोनों के साथ Fe और H2 है नहीं, आयरन और इसने कैसे भी अभिक्रिया करने पर ये प्राप्त हुआ। लेकिन इसमें क्या हुआ कि इसमें तो Fe के परमाणु बदल गए, ऑक्सीजन के भी बदल गए, हाइड्रोजन के भी बदल गए। ठीक है। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि ये तो बदलना नहीं चाहिए। तो ये हम संतुलित करेंगे। ये किस तरीके से संतुलित करेंगे ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है। देखो, ये एक पूरा यौगिक है, 2 तत्व हैं, दोनों तत्वों को मिलकर एक यौगिक बन रहा है। इधर एक यौगिक बन रहा है, ऐसे इसे ब्रैकेट से बना लेंगे। ठीक है। अब देखेंगे इधर इस ब्रैकेट में हाइड्रोजन के कितने हैं? 2, ऑक्सीजन के कितना है? 1, इधर ऑक्सीजन कितना है? 4 और Fe कितना है? 3। तो ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए इधर 4 है, इधर 4 करने के लिए क्या करेंगे? इसमें करेंगे हम 4 से गुणा। ठीक है। लेकिन अगर ये अकेला जो तत्व होता तो हम यहाँ 4 से अकेले से करते, लेकिन ये पूरा का क्या है? यौगिक के साथ है, तो यहाँ यौगिक के साथ 4 से गुणा करेंगे। यौगिक के साथ 7 से गुणा किया तो इसका मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों में गुणा होगा, तो यहाँ पर भी कर दिया। ये हो गया 8, ये हो गया 4। अब इससे एक नई समस्या ये आपको लग रहा होगा कि ऑक्सीजन के तो 4 हो गए, इधर भी 4 है, क्लियर है। लेकिन हाइड्रोजन के कितने हैं यहाँ पे? 8, लेकिन इधर 2, ये अकेला था। तो इसमें क्या करेंगे आप? यहाँ 4 से गुणा कर दीजिएगा, ये भी 8 हो गया। ऑक्सीजन 4, ये 4। अभी क्या है? यहाँ पे 3 है ये, तो इसमें यहाँ 3 से गुणा कर दो ऐसे, या इधर कर दो 3। अब क्या पता चला कि आयरन कितना है, यानी Fe कितना है? Fe कितना है, सॉरी, Fe 3 है। ऑक्सीजन कितना, हाइड्रोजन कितना है? 8, ऑक्सीजन 4, Fe कितना है? 3, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 8, दोनों तरफ बराबर हैं। यही द्रव्यमान संरक्षण कहता है। द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है वो इसी बात को कहता है कि दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए। अब इसे हम जो हमने इसमें कार्य, ये सारा रफ कार्य है किया है। अब इस अपक्रिया को लिखेंगे कैसे? देखो, Fe में क्या है? 3 से गुणा, तो यहाँ लिखेंगे 3 Fe प्लस, इसमें H2O में क्या किया हमने? 4 से आगे गुणा किया है, 4 H2O चेंज इनटू Fe। इसको पूरे इस कंपाउंड यानी योग में कुछ नहीं किया, ऐसे ही लिखेंगे इसे जैसा है। इसमें क्या किया है? 4 से यहाँ गुणा किया तब, तो प्लस 4 H2। ये अब संतुलित अभिक्रिया है। ये जो अभिक्रिया है ना, ये क्या है? एक संतुलित अभिक्रिया है। ठीक है। इस तरीके के बहुत सारे हम आपको उदाहरण देने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे उदाहरण हैं कि ये किस तरीके से क्या चीज़ संतुलित की जाएगी। ठीक है। और जैसे एक और अभिक्रिया मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, एक है शायद, ये बताता हूँ। जैसे H2, ठीक है, प्लस O2, और ये चेंज होके हो जाती है H2O। ठीक है, H2O। अब इसमें देखो करेंगे, ये अभिकारक है पूरा, ये उत्पाद है। इसमें हाइड्रोजन का कितना परमाणु है? 2, ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 2, हाइड्रोजन के कितने हैं? 2, ऑक्सीजन का 1। अब हमें ऑक्सीजन के परमाणु बराबर करने हैं, तो ये पूरा एक कंपाउंड है, मतलब यौगिक है। ठीक है। ये अलग, हाइड्रोजन अलग है तो ऑक्सीजन अलग है, लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों ये यौगिक बना रहे हैं। हमें कितने क्या करने हैं? ऑक्सीजन के 2, यहाँ कितना है? 1, गुणा कर दो 2 से। 2 से गुणा करेंगे तो ये तो पूरे में कम योग में होगा, तो ये हो गया 4, ये हो गया 2। ऑक्सीजन अब कितना हो गया? 2, हाइड्रोजन कितना हो गया? 4। अब इसमें भी करना होगा, और 4। अब इस प्रक्रिया में क्या किया हमने? 2 हाइड्रोजन इस पर गुणा किया है, प्लस ये चेंज किया है 2 से H2, इस तरीके से।
ये भी हो गया, ये एक संतुलित अभिक्रिया बन गई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें तुम्हारी समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ रही होंगी। बहुत मेरी यही उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ सकें। इसमें बहुत सारे मैं उदाहरण देने की कोशिश करूँगा। अभी मैं छोटा छोटा एक तरीका आपको सामने रख रहा हूँ। ठीक है, किस तरीके से क्या होंगे। एक और अभिक्रिया मैं इसे संतुलित करने की बता रहा हूँ आपको। इसमें बहुत सारा मैं टाइम ले सकता था, बहुत सारी बातें बता सकता था, बहुत सारी थ्योरी लिख सकता था, लेकिन वो मैंने नहीं किया। मैंने यही कोशिश की कि एक छोटे से तरीके से और आप बेहतरीन वर्कआउट निकाल सको। ठीक है, तो अभिक्रिया को संतुलित कर सको, वो मैंने किया है। तो ये मैंने थोड़ी सी थ्योरी इसी वजह से लिखी कि इस अभिक्रिया को संतुलित करने पर जो नियम लागू किया जाता है वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू किया जाता है। और वो क्या कहता है क्या नहीं कहता वो मैंने लिख दिया, नोट डाउन कर दिया। आप भी मैं आपसे बस ये रिकमेंड करूँगा कि आप इसे नोट डाउन कर लें और याद भी रखें। ठीक है, एक और इसमें अभिक्रिया मैं आपको प्रैक्टिस के तौर पर करा देता हूँ। जैसे AgCl Ag प्लस Cl2 ये है। तो Ag है, Ag का यहाँ पे कितने परमाणु है? एक। Cl का यहाँ कितना है? एक। यहाँ Ag का कितना है? एक। Cl का कितना है? दो। यहाँ पे Cl का एक है, यहाँ Cl का दो है। यहाँ अलग अलग हैं, यहाँ एक कंपाउंड में है, नहीं यहाँ कंपाउंड मतलब यौगिक में है, यहाँ अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे यौगिक बना लेंगे। इसको Cl को कितना बनाना है? दो। तो यहाँ पर गुणा करेंगे और यहाँ पे भी दो। अगर यहाँ पे गुणा किया तो ये यहाँ पे भी गुणा होगा, दो। यानी Ag कितना हो गया? दो। अब यहाँ Ag एक है तो यहाँ Ag ये दो बनाने के लिए ऐसे। ठीक है, अब इसको कैसे कर लिखेंगे? AgCl दो से गुणा, चेंज। Ag में क्या किया था? ये किया। Cl2 में कुछ किया? नहीं, ऐसे ही रहने दिया। ये अभिक्रिया संतुलित अभिक्रिया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। और एक और ले लेते हैं, AgBr। अभी मैं AgBr बोल रहा हूँ, इनके योग मतलब ये तत्व हैं, जैसे कोई सिल्वर है, कोई बोरोन है, कोई ऑक्सीजन है, कोई हाइड्रोजन है, कोई आयरन है, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, कोई एल्युमिनियम है। मैं नहीं वो नहीं बोल रहा हूँ, अभी केवल AgBr करके मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैं सारी चीज़ें आपको बता दूंगा कौन सी चीज़ क्या है। और अभी मैं बोल इसलिए रहा हूँ कि आपकी समझ में बहुत अच्छी तरीके से ऐसे ही आ जाए। यानी कि अल्फ़ाबेट, जैसे इंग्लिश के छोटे बड़ा, सॉरी इंग्लिश का ABCD बोल रहा हूँ क्या, इस तरीके से आपकी समझ में आ सके। ठीक है, Br। ठीक है, यहाँ 2 है। अब यहाँ करेंगे, Ag का एक है, Br का भी एक है, एक इधर यौगिक बन रहा है। Ag का यहाँ एक है, Br का यहाँ पर क्या है? दो है। ये अलग अलग हैं, यहाँ यौगिक बन रहा है। Br कितना है? दो। अब यहाँ पे Br दो बनाना है, लेकिन क्या करें, यौगिक है तो दो से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ भी दो से, यहाँ भी दो से, दो हो गया, ये दो हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ Br तो दो हो गया, लेकिन Ag दो करना है। यहाँ यौगिक नहीं है, यहाँ दो से वैसे ही कर दो, बराबर दो। ये बराबर हो गए सब, Ag भी बराबर, Br भी बराबर हो गया इसके। तो कैसे लिखेंगे? पूरे योग में किया था, दो AgBr बराबर, नहीं, चेंज इनटू 2Ag प्लस का चिन्ह था इसमें, Br2। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट पूरी तरह से आपकी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। और इसमें कुछ बात समझ में नहीं आई है तो मेरे से दोबारा से कमेंट कीजिए, फ़ोन करके पूछिएगा, मैं आपको पूरी संतुष्टि के साथ ये सारा कुछ समझा पाऊँगा। ओके।